गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द आईसी गोलकनाथ केस ऑफ पॉलिटी। आईसी गोलकनाथ केस जो कि है पॉलिटी से रिलेटेड, हम इस केस में डिस्कस करेंगे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में अब हम लोग क्यों नहीं शामिल करते हैं एज अ फंडामेंटल राइट। धीरे 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 जो उस टाइम की गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहाँ से बहुत सारे जो इश्यूज़ हमारे हुआ करते थे, जो आज़ादी के टाइम, जो इंडिपेंडेंस के टाइम इश्यूज़ क्रिएट हुए, जैसे कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन 1951 में ही पहला केस आ गया। 1951 में ही पहला हमारा केस आ गया, सांकरी प्रसाद केस था और केशवानंद भारती केस। ये सब सारे मेजर केसेस थे जिनकी वजह से फंडामेंटल राइट्स जो थे, वो जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहा। ऐसा ही एक केस है आईसी गोलकनाथ केस, ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। इसीलिए इस केस में आईसी गोलकनाथ एक नेम हुआ करता है। आईसी गोलकनाथ एक नेम है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट आईसी गोलकनाथ केस और 24th अमेंडमेंट एंड 25th अमेंडमेंट विच इज डन बाय द गवर्नमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, क्या संशोधन हुआ उस समय हम देखते हैं। ये पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आईसी गोलकनाथ केस में क्या हुआ? आईसी गोलकनाथ केस में 3 क्वेश्चंस कोर्ट से किए गए। पहला, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स? क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? मतलब जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या इसमें कोई संशोधन कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन कर सकता है? तो तो उस समय जो कोर्ट में केस गया, तो उसमें डिसीजन ये आया कि नहीं, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकती फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि दिस पावर टू अमेंड fundamental rights is with these power to amend fundamental rights with constituent assembly। उन्होंने कहा हाँ कि तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर है। हाँ, जो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी, तो उसकी पावर्स थी ना, वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना गए, अब उसमें हम संशोधन फंडामेंटल राइट्स में क्यों करें? यही उस समय की कोर्ट का कहना था। इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यहाँ जो पार्लियामेंट है, जो उस टाइम की गवर्नमेंट है, वो कोई भी डिसीजन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड नहीं ले सकती है। फिर क्या हुआ? तो क्यों, और फिर एक, क्योंकि जो उस समय की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बोला था हाँ कि आर्टिकल 368 के जरिए, क्योंकि आर्टिकल 368 में बताया है कि प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। पहले हम समझ लेते हैं अलग से, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है इस केस में। आर्टिकल 368 में बताया है प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब तरीका किसे अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें विस्तार से बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में ध्यान रखिए, इसमें पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, प्रोसीजर लिखा हुआ है। पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, केवल प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, मतलब केवल तरीका लिखा है। लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने इसी के जरिए पार्लियामेंट में संशोधन किया, जबकि पावर उनके पास नहीं थी, जो उस समय गवर्नमेंट हुआ करती थी उनके पास। फिर दूसरा क्वेश्चन रेज हुआ, डज पार्लियामेंट, जो टर्म अमेंडमेंट था, डज टर्म अमेंडमेंट इज अंडर 13 क्लॉज 3? इसका मतलब क्या है, अभी मैं समझाऊंगा विस्तार से।
क्या टर्म अमेंडमेंट, टर्म अमेंडमेंट जो है ये अमेंडमेंट है, क्या टर्म अमेंडमेंट आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में है? अब 13 क्लॉज 3 क्या है और 13 क्लॉज 2 क्या है, ये हम पहले अलग से देख लेते हैं, फिर ये हमें केस समझेंगे हम इसमें क्या बताया गया है। 13 क्लॉज 3 में बहुत सारे रूल्स, कस्टम्स, इन सबको रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चाइल्ड मैरिज हो सकता है। इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, जो पुराने रूढ़िवादी विचार थे उन सबको रखा गया है। हाँ, बहुत सारे टॉपिक्स और इनके अंडर जो भी लॉ आएंगे वो अगर वो कोर्ट में जाते हैं हाँ, तो फिर उन लॉस को वॉइड कर दिया जाएगा। वॉइड मतलब हटा दिया जाएगा। अब हटाया किस आधार पे जाएगा, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के आधार पे, मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को बेसिस माना जाएगा और हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है वॉइड एब इनिशियो। ये जुडिशरी की भाषा है इसीलिए इतनी टफ है। वॉइड एब इनिशियो मतलब होता है वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, इसका मतलब है वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। मतलब 13 क्लॉज 2 का मतलब क्या है, जब जब धीरे 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 कोई लॉ जो गवर्नमेंट पास करे और वो लॉ फंडामेंटल राइट्स के को इन्फ्रिंज कर रहा है, उनके खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है, तो हम क्या करेंगे, तो उस समय जो कोर्ट होगी वो क्या डिसीजन लेगी कि इस लॉ को वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, मतलब जो जिस डेट से फंडामेंटल राइट वो जिस डेट से फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है उसी डेट से उस लॉ को हटा दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 नवंबर को अगर कोई लॉ बना है या इम्प्लीमेंट हुआ है और 10 नवंबर को कोई लॉ कोर्ट में जाता है, तो वो हटेगा कब से, तो टिल 1 नवंबर से। जैसे पुरानी कंडीशंस पहले थी उन कंडीशंस को दोबारा लाया जाएगा और उस लॉ को वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से वो लॉ हट जाएगा। ठीक है, अब ये आपने 13 क्लॉज 3 और 13 क्लॉज 2 समझ लिया। जो भी इसमें लॉ आएगा उसे हटा दिया जाएगा, ये हमने समझा। अब इसमें क्या इसका रूल है हम देखते हैं। डस टर्म अमेंडमेंट इज अंडर 13 क्लॉज 3, क्या अमेंडमेंट टर्म 13 क्लॉज 3 में आ गया है जो हटा दिया जाएगा? अमेंडमेंट क्यों हो रहा है, इसका बेसिस क्या है, तो इसमें बताया यस, टर्म अमेंडमेंट डस टर्म अमेंडमेंट इज अंडर 13 क्लॉज 3। अमेंडमेंट टर्म जो है 13 क्लॉज 3 के अंडर में आता है, इन्होंने बोला, कोर्ट ने डिसीजन लिया 13 क्लॉज 3 के अंडर में आता है। और क्या इन्होंने बताया कि 13 क्लॉज 3 के अंडर में ये आ रहा है, और जब भी ये इन्फ्रिंज करेगा, इट इन्फ्रिंज मतलब कोई भी लॉ जो इन्फ्रिंज या फिर अगेंस्ट होगा फंडामेंटल राइट्स के, तो क्या होगा, 13 क्लॉज 2 को बेसिस माना जाएगा। तो द लॉ के, मैं मार्कर बदल लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, द लॉ वॉइड या फिर अवॉइड, द लॉ अवॉइड फ्रॉम बिगिनिंग ये क्या है, ये 13 क्लॉज 2 है। 13 क्लॉज 2 मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये इसका मतलब है कि जब भी कोई भी लॉ जिसमें अमेंडमेंट, मतलब जो ये टर्म अमेंडमेंट है ये इसके अंडर में आता है 13 क्लॉज 3 की, ये पूछा गया तो कोर्ट ने कहा हाँ आता है, और कोई भी लॉ जो इसके अंडर में आ जाएगा तो उसे, और फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा, तो उसे 13 क्लॉज 2 को बेसिस मान करके उस लॉ को हटा दिया जाएगा। ये इस सेकंड क्वेश्चन का कोर्ट ने आंसर दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या आया, थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 का पर्पस क्या है, हम ये देखते हैं।
तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 368 का पर्पस, उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या, उस टाइम कोर्ट ने क्या बताया। तो आर्टिकल 368 तो हमने समझ लिया है कि आर्टिकल 368 में बोला पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बताया गया था कि तरीका क्या है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। तो जो कोर्ट थी उन्होंने बोला कि मैंने इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में कि प्रोसीजर तरीका है, पावर थोड़ी ना है, तो पार्लियामेंट इसे अमेंड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट अमेंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो इसी से अब यहाँ से अराइज हुआ, किसका अराइज हुआ, ये तो डिसीजन ले लिया कोर्ट ने कि डज नॉट ग्रांट एनी पावर, क्या डज नॉट ग्रांट power, does not grant power to the parliament to amend constitution, to amend constitution। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है, ये इसमें बोला गया। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की को अमेंड करने की, इसमें बताया गया। किसमें, इस केस में, आईसी गोलकनाथ केस में आर्टिकल 368 से ये उन्हें पावर नहीं मिलती है। फिर क्या कहा गया, अब बोल तो गया पावर नहीं है, अब इससे अराइज हुआ 24th अमेंडमेंट का, वो हम देखेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द आईसी गोलकनाथ केस। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सेकंड पार्ट है आईसी गोलकनाथ केस में। फिर क्या हुआ, हाँ आईसी गोलकनाथ केस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, ये हमने देखा कि आर्टिकल 368 का पर्पस क्या था, ये हमने समझ लिया कि जो आर्टिकल 368 था उसमें बताया गया कि प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बताया गया था। अब फिर क्या हुआ, इसके रिस्पांस में उस टाइम की गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, ये हम देखेंगे कि आईसी गोलकनाथ केस के रिस्पांस में गवर्नमेंट ने क्या किया। उसमें 3 डिसीजंस आए। क्या डिसीजन आए, पहला जो उसमें एक क्वेश्चन उठा था वो क्या उठा था कि कैन पार्लियामेंट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, कैन पार्लियामेंट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी नहीं, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, ये पहला क्वेश्चन रेज हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या रेज हुआ था, दूसरा क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि जो टर्म अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंडर में आता है, तो उसमें बोला था यस आता है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या रेज हुआ था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, जिसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 368 मतलब प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें बताया कि डज नॉट ग्रांट एनी पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें केवल प्रोसीजर बताया गया, इसमें पावर नहीं देता है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को कि कोई भी लॉ के जरिए या फिर कुछ भी बना करके कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करके या कोई भी अमेंडमेंट करके, संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाए, ये इस आईसी गोलकनाथ केस में कहा गया। लेकिन उसको कैसे अप्लाई किया गया था, तो उस केस को भी प्रोस्पेक्टिव मैनर से अप्लाई किया गया था, मतलब उस दिन से जो भी अमेंडमेंट होंगे अब नहीं होंगे, उसके पहले जो हो चुके, उस टाइम पे 19 अमेंडमेंट उससे पहले हो चुके थे, 19 अमेंडमेंट उससे पहले हो चुके थे, वो वैसे के वैसे ही रहे। उस दिन से उन्होंने डिसीजन लिया कि आज के दिन से अब और कोई नया अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। तो फिर उसके रिस्पॉन्स में उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उस समय टसल रहती थी गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में। तो उस समय देखते हैं हम कि फिर 24th अमेंडमेंट जो लेके आई गवर्नमेंट, वो क्या लेके आई हम देखते हैं। उन्होंने पहला जो 24th अमेंडमेंट पे पॉइंट जो शामिल किया, जो उसमें इंक्लूड किया, वो क्या था वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट था कि आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर मतलब आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर मतलब क्या है कि आर्टिकल 368 मतलब क्या है, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 13 मतलब क्या है, तो आर्टिकल 13 में लॉ की
एक डेफिनेशन दे रखी है, जब वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज होंगे तो उस समय क्या कंडीशन हम रहेंगी लॉ के हिसाब से, आर्टिकल 13 के हिसाब से, तो हम कैसे उसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या बताया है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के जो लॉज हैं, जैसे जो आज़ादी के पहले के लॉज हैं, जैसे जो ब्रिटिश कॉलोनी में फॉलोड होते थे और जो हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए, उन लॉज से अगर जुड़ा कोई भी जो लॉज बहुत सारे उस समय पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों को देख करके वैसा ही ब्रिटिशियंस ने वहाँ पे लॉ बना दिया था, तो इतना ज़्यादा लॉ को ढूंढना और फिर उन्हें हटाना, जो बेकार लॉ थे, जो अच्छे लॉ नहीं थे, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे थे, वो हटाना संभव नहीं था, क्योंकि हर रीजन में उस समय ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने उस समय कहा था, कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने, कि जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा और वो केस कोर्ट के पास आएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, हाँ, तो फिर इन्फ्रिंज मतलब अगेंस्ट होगा, तो हम उस लॉ को हटा देंगे। ये 13 क्लॉज 1 में कहा गया। दूसरा क्या कहा 13 क्लॉज 2 में कि वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, जो भी लॉ गवर्नमेंट बनाएगी और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, जो भी लॉ गवर्नमेंट बनाएगी और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, तो वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, उस लॉ को जहाँ जिस दिन से वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है उसी दिन से, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग उसी डेट से उस लॉ को हटा दिया जाएगा। ये बताया गया। 13 क्लॉज 3 में बहुत सारे पैटर्न रखे गए, जैसे रूल्स रखे गए, कस्टम रखे गए 13 क्लॉज 3 में। उन लॉज के अंडर में कोई भी, जैसे पुराने कस्टम्स वगैरह या रूढ़िवादी जो विचारधारा के जो लॉज बने थे, उन सब से अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा। 13 क्लॉज जो ये आर्टिकल 13 में टोटली बताया गया। और आर्टिकल 368 में क्या बताया, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहा हम आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को, आर्टिकल 368 को लेकर के बेसिस मान करके कोई भी अमेंडमेंट करे या कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करे, गवर्नमेंट ने बोला, तो वो आर्टिकल 13 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, मतलब आर्टिकल 13 से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब उसमें आर्टिकल 13 के जरिए बेसिस मान करके कोई भी डिसीजन दिया नहीं जा सकता, ये उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला। मतलब कोई भी लॉ, या ये नहीं कह सकते हैं कि ये 13 क्लॉज 2 के बेसिस पे हम आर्टिकल 368 में इसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, तो हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के बेसिस पे इस लॉ को हटाते हैं, ये कोर्ट नहीं कह सकता है। इसीलिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, क्योंकि ये कोर्ट को चैलेंज दिया गया था उस टाइम की गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा क्या उन्होंने पॉइंट बताया इसमें, तो इसमें एक टर्म उन्होंने ऐड किया, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 368 में, तो आर्टिकल 368 में उन्होंने इंक्लूड किया, क्या इंक्लूड किया, द टर्म पावर वाज इंक्लूडेड, द टर्म पावर was included in आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में टर्म पावर को भी ऐड कर लिया गया। मतलब आर्टिकल 316 में केवल लिखा था प्रोसीजर, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। अब पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, क्योंकि उन्होंने पावर भी अमेंड कर दिया, उसमें लिख दिया कि पावर भी है गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और साथ में प्रोसीजर तो दे ही रखा था आर्टिकल 368 में। ये गवर्नमेंट ने चैलेंज दिया आईसी गोरखनाथ केस कोर्ट को डायरेक्टली, हाँ, कि हम अब मतलब ये था, हाँ, कि उस टाइम की गवर्नमेंट का, कि जो उस टाइम जो कोर्ट में आईसी गोरखनाथ केस आया था उसके अगेंस्ट ये उन्होंने, हाँ, अमेंडमेंट के जरिए आंसर दिया गवर्नमेंट ने। थर्ड, अब फिर क्या हुआ, अब आर्टिकल अमेंडमेंट फिर एक और आया, वो क्या अमेंडमेंट था, 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट, वो भी हम देखते हैं कि 25th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या बताया। तो 25th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या बताया था, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या लॉ ऐसे लाए, 25th अमेंडमेंट में क्या संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम देखते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, क्या हटा, अब हम ये देखेंगे। तो 25th अमेंडमेंट जो था, जो 25th अमेंडमेंट था, उसमें क्या किया गया, 31C, एक आर्टिकल इंक्लूड किया गया 31C। 31C इसमें क्या था, इसमें क्या इंक्लूड था, इसमें ये इंक्लूड था कि कोई भी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन टेक प्रॉपर्टी, पार्लियामेंट कैन टेक प्रॉपर्टी, पार्लियामेंट प्रॉपर्टी को ले सकती है, कब, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, और पार्लियामेंट कैन टेक प्रॉपर्टी एंड कैन इम्प्लीमेंट डीपीएसपी,
डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मैं बता चुका हूँ। एंड कैन इम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा कैन इम्प्लीमेंट डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स, ओवर फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट अब क्या कर सकती है, कैन टेक प्रॉपर्टी को ले सकती है, क्योंकि उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे लॉज आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्टिकल 13 को यहाँ पे लिमिटेड कर दिया गया गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 24 लाए उससे, और आर्टिकल 25 से यहाँ पे क्या हुआ कि आर्टिकल 31C को इंक्लूड कर लिया गया। इसमें एक ही बात बताई, आर्टिकल 31C को इंक्लूड कर लिया गया, और फिर उससे क्या हुआ, जो पार्लियामेंट थी उसने कहा कि पार्लियामेंट कैन टेक प्रॉपर्टी एंड कैन इम्प्लीमेंट डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स को हाँ उन्होंने लिमिटेड कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स से अगर रिलेटेड और डीपीएसपी से रिलेटेड कोई केस आता है, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्रॉपर्टीज़ को, ये यहाँ पे कोई फाइल नहीं कर सकता कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है, हम चाहे तो डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का राइट होगा। तो यहाँ पे डीपीएसपी को एक तरह से सुपीरियर दिखाने की कोशिश की गई इस स्ट्रक्चर में, किसमें 25th अमेंडमेंट के जरिए और 24th अमेंडमेंट के जरिए एक तरह से जो डीपीएसपी थे उन्हें सुपीरियर दिखाने की कोशिश की गई। थैंक यू, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।